गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक की फर्स्ट पोएम आत्म परिचय और एक गीत की व्याख्या रीड की थी। आज हम इसके आगे क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी नए जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो कविता में जग जीवन के बारे में जो कवि जी रहा है, उस जीवन के बारे में कवि क्या कहता है कि मैं कभी भी जीवन का ध्यान, उस जग जीवन का ध्यान नहीं करता या उस जगत की ओर ध्यान नहीं करता। यह क्यों कहा गया है? आंसर देखते हैं। कवि ने जीवन का आशय जगत से लिया है, जगत अर्थात संसार से लिया है जहाँ वह रहता है, अर्थात वह जगत रूपी जीवन का भार लिए घूमता है कि वो इस जीवन को, यानी जो वो है जीवन अपना जी रहा है इस संसार में, उसको एक भार के समान वह लेकर घूम रहा है। कहने का भाव यह है कि कवि ने अपने जीवन को जगत का भार माना है, कि अपने जीवन को वह क्या मानता है? एक भार के समान मानता है। इस भार को वह स्वयं वहन करता है। वहन करता है मतलब उसको सहन करता है, उसको ढोता है। अपने जीवन को एक वो भार के समान मानता है। वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है, लेकिन वह संसार का ध्यान नहीं करता। भले ही वह अपने जीवन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करता, अर्थात अपने सारे कार्य वह समय पर करता है, परंतु फिर भी वह संसार का ध्यान नहीं करता, अर्थात संसार की बातों को वह नहीं मानता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संसार या उसमें रहने वाले लोग क्या करते हैं, यानी वह यह नहीं सोचता कि इस संसार में लोग किस प्रकार रह रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं। इसलिए उसने अपनी कविता में कहा है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात मुझे जग से कोई संबंध नहीं है, मुझे कुछ संसार से कोई लेना देना नहीं है कि किस प्रकार वह अपना कार्य करता है, अर्थात मुझे इस संसार से कोई या किसी प्रकार का मतलब नहीं है और मैं अपने ही जगत में मस्त रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? दाना का आशय देखो यहाँ पे क्या लिया गया है। दाना का आशय है जानकार लोग। जानकार लोग अर्थात जो कि समझदार लोग हैं, चालाक लोग हैं, कि वो जानते हैं कि किस प्रकार संसार में कार्य किया जाता है और कैसे वे संसार में टिक सकते हैं, अर्थात सब कुछ जानने वाले और समझने वाले लोग। कवि कहता है कि संसार में दोनों तरह के लोग होते हैं, दोनों तरह अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी। इस संसार में ज्ञानी लोग भी हैं जिनके पास ज्ञान है, और अज्ञानी जो कि मूर्ख लोग, अर्थात समझदार और नासमझ दोनों ही तरह के लोग इस संसार में रहते हैं। जो लोग प्रत्येक काम को समझ बूझ कर करते हैं वे दाना होते हैं, जबकि बिना सोचे विचारे काम करने वाले लोग नादान होते हैं। तो क्या कहता है यहाँ पर कवि कि जो लोग अपना कार्य समझदारी से करते हैं और पूरी लगन से करते हैं तो उनको दाना बोला गया है, और जो किसी भी कार्य को सोचे विचारे बिना करते हैं उनको नादान कहा गया है। अतः कवि ने दोनों में अंतर बताने के लिए ऐसा कहा है। तो कवि इसमें दोनों में अंतर बताने के लिए कवि ने दाना शब्द का और नादान शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बतानी है कि और शब्द यहाँ पर किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। इस कविता में कवि ने और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। कौन कौन से हैं देखो। इस शब्द की अपनी ही विशेषता होती है, यह जो और शब्द प्रयोग किया गया है इस शब्द की अपनी ही विशेषता है जिसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। मैं और में, इसमें और शब्द का अर्थ है कि मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, यानी कवि यह कहना चाहता है कि मैं इस संसार से बिल्कुल अलग हूँ, मेरा अस्तित्व इस संसार के व्यक्तियों जैसा नहीं है, मैं इनसे बिल्कुल अलग हूँ। मैं तो कोई अन्य ही अर्थात विशेष व्यक्ति हूँ, अर्थात कवि अपने आप को एक विशेष व्यक्ति कहता है, क्योंकि मैं इस संसार के अकॉर्डिंग, व्यक्तियों के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता, इसलिए वह अपने आप को स्वयं को विशेष व्यक्ति मानता है। और जग में और शब्द से आशय है कि यह जगत भी कुछ अलग ही है। तो कवि यह मानता है कि क्योंकि वह संसार के बारे में अपने आप को
यह मानता है कि वह संसार से अलग है, संसार की रीति कुछ और है और उसकी कुछ और है, तो इसलिए वह संसार को अलग रूप में देखता है। यह जगत भी मेरे अस्तित्व की तरह कुछ और ही है। जैसे वह अपने आप को, अपने अस्तित्व को यह मानता है कि मेरा अस्तित्व इस संसार के लोगों से अलग है, तो उसी प्रकार यह संसार भी मेरे लिए अलग है। तीसरे और का अर्थ है के साथ यानी जो इसके साथ प्रयोग किया गया है। कवि कहता है कि जब मैं और मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, यह जगत भी बिल्कुल अलग है, तो मेरा इस जगत के साथ संबंध कैसे हो सकता है। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि मैं अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग हूँ और यह संसार जो मैंने संसार जो अपने सपनों में संजो रखा है और जो वास्तविक संसार है यह भी बिल्कुल अलग है यह भी बिल्कुल अलग है। तो इसलिए वह कहता है कि मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं हो सकता। अर्थात मैं और यह संसार परस्पर नहीं मिल सकते। अर्थात वह यह कहता है कि मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है, हम दोनों नहीं मिल सकते, क्योंकि दोनों का अलग ही महत्व है। क्योंकि यह मानता है कि यह इस संसार का मेरे लिए और अन्य व्यक्ति दोनों के लिए अलग अलग महत्व है, इसलिए वह इसे अलग मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। शीतलवाणी में आग कहकर कवि ने विरोधाभास की स्थिति पैदा कर दी है। अर्थात वह कहना चाहता है कि मेरे अंदर इतनी विरह की पीड़ा होने के कारण भी मैं शीतलवाणी में लोगों से बात करता हूँ, या कोई भी मुझसे मिलता है तो मैं उससे शीतलवाणी में बातचीत करता हूँ, उससे मिलता हूँ। तो इस प्रकार वह विरोधाभास को यहाँ प्रकट करना चाहता है। कवि कहता है कि यद्यपि मेरे द्वारा कही हुई बातें शीतल और सरल है, कि जो भी मुझसे मिलता है मैं बड़े सीधे सरल स्वभाव में, बड़ी शीतलवाणी में उनसे वार्तालाप करता हूँ, जो कुछ मैं कहता हूँ वह ठंडे दिमाग से कहता हूँ। अर्थात जो भी मैं कुछ कहता हूँ बड़ा सोच समझ के, पूरा विचार करके कहता हूँ, लेकिन मेरे इस कहने में बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द में संघर्ष है। जो मेरे द्वारा कहे गए शब्द है वह अपने वो शब्द मेरे द्वारा किए गए संघर्ष को, या जो मेरी पीड़ा है, या जो मैंने संघर्ष अपनी लाइफ में, अपने जीवन में किया है, मैं उसको प्रकट करना चाहता हूँ। मैंने जीवन भर जो संघर्ष किए उन्हें जब मैं कविता का रूप देता हूँ तो वह शीतलवाणी बन जाती है। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि जो मैंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में संघर्ष किए हैं, जब उनको मैं कविता का रूप देता हूँ तो लोग उनको गीत समझते हैं और वो उनकी वाणी शीतल बन जाती है। मेरा जीवन मेरे दुखों के कारण मन ही मन रोता है, लेकिन कविता के द्वारा जो कुछ कहता हूँ उसमें सहजता रूपी शीतलता होती है। कि कवि कहता है कि भले ही मेरे जीवन में इतने दुख है, इतनी पीड़ा है, और जो मेरे जो शब्द हैं वो दुखों को दिखाते हैं, परंतु जब उन शब्दों से एक कविता का निर्माण होता है तो वो लोगों को ज्ञान देती है और सहजता रूपी वाणी और शीतल वाणी में लोगों को वो दिखती है। नेक्स्ट देखो, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ का अर्थ होता है बेटा घोंसला, कि बच्चे, चिड़िया के बच्चों की बात की गई है यहाँ पर, कि चिड़िया के बच्चे किस आशा में अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे। बच्चों से यहाँ आशय चिड़िया के बच्चों से है। जब उनके माँ बाप भोजन की खोज में उन्हें छोड़कर दूर चले जाते हैं तो वे दिन भर माँ बाप के लौटने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। शाम ढलते ही वे सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए दाना तिनका लेकर आते ही होंगे। यहाँ पर चिड़िया के बच्चों के बारे में बात की गई है कि चिड़िया के जो चिड़िया होती है वो अपने बच्चों को छोड़कर सुबह ही जाती है दाना पानी लेने के लिए, और पूरा दिन वो बच्चे उसका इंतजार करते हैं कि उनकी माँ आएगी, उनको खाना देगी, दाना देगी। ठीक है, वे हमारे लिए भोजन लाएंगे, हमें ढेर सारा चुगा देंगे ताकि हमारा पेट भर सके। इसी आशा में वो पूरा दिन उनका इंतजार करते हैं। बच्चे आशावादी होते हैं। आशावादी मतलब उनको एक उम्मीद होती है, उनको आशा होती है कि हमारे माता पिता आएंगे। वे सुबह से लेकर शाम तक यही आशा करते हैं कि कब हमारे माता पिता आए और वे कब हमें चुगा दे। यानी वो सुबह से लेकर शाम तक यही उम्मीद में, इसी उम्मीद में, इसी आशा में रहते हैं कि उनके माता पिता आए और उनको भोजन दे। वे विशेष आशा करते हैं कि हमें ढेर सारा खाने को मिलेगा और साथ ही हमें बहुत प्यार दुलार भी मिलेगा। कि ये वो सोचते हैं कि हमें खाना तो मिलेगा और साथ में हमें हमारे माता पिता हमें प्रेम भी करेंगे। इसी उम्मीद में वो पूरा दिन अपने माता पिता का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। नेक्स्ट देखो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की
किस विशेषता का पता चलता है। यहाँ पे दिल जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें विशेषता कौन सी विशेषता है ये बताएंगे। देखो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है वाक्य की कई बार आवृत्ति कवि ने की है। आवृत्ति का अर्थ होता है उसको बार बार उसने प्रयोग किया है। आवृत्ति का अर्थ होता है उसने कई बार इसका प्रयोग किया है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इससे आशय है कि जीवन बहुत छोटा है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने के बाद अस्त हो जाता है, ठीक वैसे ही मानव जीवन है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि मानव का जीवन होता है वह बहुत ही छोटा होता है, तुच्छ होता है, संकीर्ण होता है, कि जिस प्रकार सूर्य उदय होता है और वह शाम को अस्त हो जाता है, तो उसी प्रकार मानव का जीवन है कि मानव भी जन्म लेता है और कुछ समय बाद वह नष्ट हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। हर वस्तु नश्वर है, नश्वर अर्थात नष्ट होने वाली है। कुछ भी इस संसार में सदा के लिए नहीं है। जो भी वस्तु हमें दिखाई देती है वह सारी नश्वर है। कविता की विशेषता इसी बात में है कि इस वाक्य के माध्यम से कवि ने जीवन की सच्चाई को प्रकट किया है, कि कवि यह सच्चाई बताना चाहता है कि जो भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं वो एक समय के बाद समाप्त हो जाती है, कि जैसे सुबह सूरज उदय होता है और शाम को वो अंत हो जाता है। तो इसी लाइन से पता लगा सकते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि धीरे धीरे दिन ढल रहा है, जल्दी जल्दी दिन ढल रहा है और वह एक रात के रूप में वह बदल जाएगा। चाहे राहगीर को अपनी मंजिल पर पहुंचना हो या चिड़ियों को अपने बच्चों के पास, तो कहता है कि चाहे राहगीर अर्थ जो रास्ते में चलने वाले राहगीर यात्री होते हैं, चाहे उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना हो, या फिर चिड़िया के बच्चे हैं जो कि अपने माता पिता का इंतजार कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। यानी कोई भी राहगीर है या फिर कोई भी चिड़िया के बच्चे हैं, वो अपने माता पिता का इंतजार करते हैं। उन्हें डर है कि यदि दिन ढल गया तो अपनी मंजिल तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। यानी वो उनके मन में यह डर रहता है कि अगर वो समय से ना पहुंचेंगे तो उनके घर में जो उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं या उनकी जो फैमिली है, अगर वो उनके लिए बहुत ज्यादा चिंता करेंगे, उनके लिए बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के वो बैठे हैं कि कब वो आए और हमें अब प्रेम करें। तो आज हमने फर्स्ट पोएम के आपके क्वेश्चन आंसर किए हैं। इसके साथ हमारा ये पोएम आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।